हुक्म दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 20 अगस्त 2024 तक इन हिदायत पर की गई कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक पर्सन डॉक्टर शाहिद ताहिर चौधरी जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन जगदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का। जगदीप सिंह जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम जो जमातों की तरफ से इंतखाब को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या खास देखने को मिलने वाला है? क्या आसार कांग्रेस को लेकर जताए जा रहे हैं कश्मीर और जम्मू दोनों की अगर बात करें तो? मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस आज जनमानस के बीच है, फिर भले ही बात वो कश्मीर खित्ते की हो या जम्मू संभाग की हो। और ये भी पहली मर्तबा इस प्रदेश के लोगों ने देखा कि कोई इतनी बड़ी सियासी तंजीम लोगों के बीच अपने घोषणा पत्र को लेकर पहुंची और लोगों से राय मांगी जा रही है। वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हैं आम जन के साथ, जुड़े हैं उस व्यक्ति विशेष के साथ जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जहां बीपीएल को बिलोंग करता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो उन तमाम मुद्दों को एक तरफ शुमार करना अपने घोषणा पत्र में हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से न केवल जम्मू कश्मीर अपितु शेष भारत में अपने विगत 10 सालों के या कहें एक दशक के इस अघोषित आपातकाल में आम जन का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों को परेशान और हलकान कर दिया है, उस पर भी बड़ी संजीदगी से हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स पर, हम बात कर रहे हैं टोल प्लाजास पर, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स पर, हम बात कर रहे हैं खनन माफिया से लेकर भू माफिया तक और शराब माफिया से लेकर जिस तरीके से आज नाहक की पाबंदियां जो है लोगों के ऊपर मढ़ी जा रही हैं। फिर चाहे वो अवैध खनन के नाम पर एक गरीब बेरोजगार जो 2 जून की रोटी के लिए बैंक से लोन लेकर किश्तों पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर चलाता है, या फिर वो एक आम दिहाड़ीदार है, छोटा दुकानदार है, तो आम जीविका जो लोगों की है वो प्रभावित हुई है। और ऊपर से आलम यह है कि सरकारी तंत्र पूरी तानाशाही के साथ लोगों की चमड़ी छीलने पर आमादा है। विगत दिन बिजली महकमे ने, पीडीडी ने ये आदेश जारी किया कि जिन लोगों के बिजली के बिल बकाया है उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और वो तब तक रिस्टोर नहीं होगा जब तक कि वो अपने बिलों का भुगतान नहीं करता। और आप जरा गौर फरमाइएगा, पिछले 10 सालों से 15 या 20 सालों से जिस व्यक्ति को बिजली का बिल सर्व नहीं हुआ उसके उस परिजन के नाम पर बिल है जिसको इस फानी दुनिया को अलविदा कहे मुद्दत हो गई, वो अपनी कमजोरी और नाकामी भी महकमा जो है उसका ठीकरा आम आदमी के सर पे फोड़ रहा है। और यही हालत यहाँ पर टोल प्लाजास की है। तो लबोलबाब पूरी बात का ये है कि आज जम्मू कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, और विगत दिनों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 के तहत जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान और जारी किया गया, वो बताता है कि भाजपा इस बात से पूरी तरह परिचित है, जानती है कि अगरचे निकट भविष्य में चुनाव हुए तो इनका सुपड़ा साफ होगा। और यही कारण है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो और जो राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश को अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने पलटा था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी लोगों के साथ जो है वो घोर किस्म का न्याय जो है वो बदस्तूर जारी। जी बिल्कुल जगदीप जी, इन परेशानियों से ओवरकम करने के लिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास क्या प्लान है? मान लीजिए अगर हुकूमत में कांग्रेस आती है तो कांग्रेस किस तरह से अवाम के लिए काम करेगी? बहुत बेहतरीन उम्दा सवाल है आपका और मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि विस्तृत ढंग से इस पर बात करूं। हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले है वो करीब 1 लाख से ज्यादा अस्थाई, अनुबंधित और सीजनल वर्कर, यानी कि वो तमाम कर्मचारी जिनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया, प्राथमिकता के साथ कांग्रेस उनके स्थायित्व की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं जो बताऊं, अभी तक की सियासी जमातों ने कभी उस पर गौर करने का कष्ट जो है वो नहीं किया, वो है लेबर लॉज को लागू करना। हकीकत ये है कि एक बनिया, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बाकी के प्रदेशों से उठकर आता है,
500 करोड़ या 1000 करोड़ का यूनिट लगाता है, हमारी सरकार उसको जमीन कोड़ियों के भाव देती है, बिजली पानी जैसी सुविधाएं देती है, हर तरीके से उसके बिजनेस को प्रमोट करती है और एवज में ये तवक्को रखती है, ये अपेक्षा करती है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन हकीकत ये है कि बीच में ठेकेदार बैठा है। तो लेबर लॉज लाने की जो दूसरी बात है, इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स को खत्म करना, टोल प्लाजास के नाम पर वो तमाम टोल प्लाजा जो नियमों की अनदेखी करके नियमों का फालूदा बनाकर लगाए गए, उनको हटाना। और खास तौर से मैं बताऊं, वो तमाम माफिया, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो या भू माफिया हो, उस पर नकेल कसना और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजित करना, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना और यहाँ के लोगों को आने वाले वक्त में सरकारी तंत्र, सरकारी निजाम पर एक भरोसा बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना, ये कांग्रेस की प्राथमिकता है। बिल्कुल जगदीप जी, जिस सबसे तैयारियां इंतखाब को लेकर शुरू हुई हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच, दोनों के बीच सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ अपना सख्त मुकाबला मान रही है? देखिए मोहतरमा, मैं साथ समान आपको बताऊं, अभी जब ये कार्यक्रम की आपने शुरुआत की तो भूमिका में आपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना साहब, उनका बयान दिखाया जी। पर मैं आपको एक पूरी ईमानदारी से बताऊं कि हमारे जो रविंदर रैना साहब है, ये गायक बहुत अच्छे हैं, गाते बहुत बढ़िया है। और मैं तो इल्तिजा करूंगा जो भाजपा के मित्र बैठे हैं यहाँ पर कि उनको कोई ढोलकी तबला ले दे, वो बड़े अच्छे गायक बन सकते। लेकिन जहां तक सवाल है एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हमने देखा है नितांत ज्वलंत मुद्दों पर, नितांत ऐसे मुद्दों पर जो अत्यंत गंभीर हैं, वो इतने बचकाना बयान देते हैं कि अब तो यहाँ के लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं। पिछले दिनों खाना बदोश समाज है हमारा, गुज्जर और बकरवाल समाज, उनको लेकर उन्होंने एक ऐसा मैं कहूंगा वाहियात किस्म का बयान दिया कि जहां से उनके मवेशी जाएंगे वो जगह उनकी हो जाएगी। मतलब कोई जिम्मेदारी, कोई मतलब कहीं लगता ही नहीं है उनकी बातें सुनकर कि वो एक ऐसी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर, जो इस देश पर राज करती है। तो इनसे कोई ज्यादा तवक्को हमारे लोगों को नहीं है। और मैं उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूं, पूरे यकीन के साथ, कि विगत एक लंबे अंतराल में करीब करीब 1 दशक हो चुका है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो यहाँ काबिज है। और दूसरी एक मैं बड़ी अहम तरीन बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देखिए, जब से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को बिठाया है, उनकी खुद की जो व्यक्तिगत छवि है वो इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप उन पर लगे, फिर चाहे वो जल शक्ति विभाग का 1200 करोड़ का घोटाला हो या उनके खुद के बेटे की सगाई में सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो, तो ये चीजें बताती हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ और हमारे एलजी साहब जो है वो चुनाव प्रचार के लिए अपने गृह प्रदेश यूपी चले जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है मैं देख रहा हूं कि जनता में इसको लेकर आक्रोश है और जनता समझ पा रही है कि एक बाहरी व्यक्ति को जो अपना चुनाव लाख वोट के ज्यादा के अंतर से हार के आया है, उसको यहाँ पर हाकिम बनाकर बिठा दिया गया है। और उसके तुगलकी फरमानों से जिस तरीके से यहाँ की जनता त्रस्त है, उसका जवाब आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो है हमारे लोग लोकतांत्रिक ढंग से देने जा रहे हैं। जी ठीक है जगदीप जी। ताहिर जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो जो इल्जामात कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? साथ ही बीजेपी की तरजीहात में इस बार क्या कुछ शामिल है अवाम के हक को लेकर आने वाले इंतखाब के हवाले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में सोचती है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ चलती है, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। और जहां तक हमारे प्रेसिडेंट के लिए बात की जा रही थी, अब हम अपने प्रेसिडेंट कांग्रेस के लोगों से पूछ के चुनेंगे कि हमने अपने प्रेसिडेंट किसको बनाना है। रविंदर रैना साहब हमारे पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं जो 24/7 डे नाइट काम करते हैं और पब्लिक के बीच में रहते हैं। वाहिद जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी का एक वो प्रेसिडेंट है, जब भी जम्मू कश्मीर में किसी के घर में भी कोई दुख का वक्त आता है तो रविंदर रैना साहब सबसे पहले पहुंचते हैं। और ऐसे इंसान के लिए ऐसी बात की जाए, गुज्जर बकरवाल समुदाय की अगर बात वो कर रहे हैं, और रविंदर रैना साहब एक ऐसे इंसान है, अगर वो प्यार हमदर्दी करते हैं, दबे कुचले हुए लोगों से करते हैं, गुज्जर बकरवाल लोगों से करते हैं, एससी से करते हैं, ओबीसी से करते हैं, उन लोगों से करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनको गले से लगाते हैं और अपने पार्टी ऑफिस के अंदर बिठा के उनके साथ बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट इस तरह से बात करता होगा। अगर उन्होंने कहीं हमदर्दी प्यार में आके ये बात कह दी कि जहां से गुज्जर की बकरी निकलेगी वो जमीन उनकी हो जाएगी, तो ये कोई हमदर्दी की बात है, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग उसको मजाक में लेते हैं।
मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट है वो गुजर अवाम के साथ इस तरह से मिलते होंगे, इस तरह से जुलते होंगे। और जहां तक आप बात एलजी साहब की करते हो, एलजी साहब जिस तरह से जम्मू कश्मीर का काम देख रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जितने भी एलजी आए किसी ने इस तरह से काम किया होगा। और जहां तक आगे की बात करते हो, आप इलेक्शन की बात करते हो, इलेक्शन का वक्त आ चुका है, उसकी तैयारियां सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज रेस में लगी हुई हैं। और मैं आपको आज ही दावे के साथ कह दूं, इस टाइम पे जब असेंबली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जब होंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और फुल मेजॉरिटी के साथ बनाएगी। कांग्रेस के लोग कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी है जो 3 टर्म में भी इलेक्शन लड़ने के बाद डबल फिगर को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन इनके हौसले थोड़े से बुलंद हुए हैं। आजकल हर टाइम ये प्रधानमंत्री साहब पे भी टिप्पणी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भी टिप्पणी करते हैं, आरएसएस पे भी टिप्पणी करते हैं। वो इनकी मजबूरियां हैं, इनके घर की बातें हैं और इस तरह की सियासत करनी इन लोगों को आती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सियासत नहीं करती। बिल्कुल। क्या लगता है जगदीप जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं ताहिर जी से कि इस बार बीजेपी अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर साहब इस डिबेट में हैं। बड़े बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध आदमी हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से बात रखते हैं। पर क्या करें, अब इनकी मजबूरी है। ये अब रिप्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और जितने सवाल मैंने उठाए, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर साहब से कि आप जरा ये बताएं कि क्या कहीं पर कोई संजीदगी, आपने अभी बोला एक प्रदेश अध्यक्ष जब इस तरीके का बचकाना बयान देता है, लोग बाग या मीडिया के लोग जब गंभीर मुद्दों पर सवाल पूछते हैं तो वो आगे से गाना गाकर सुना देगा, तो भाई साहब सवाल क्यों नहीं होंगे? और दूसरी बात, अभी आपने एलजी को लेकर भी डिफेंड करने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आरोप किसने लगाया? क्या किसी विपक्षी जमात ने लगाया? आपको याद रहना चाहिए, आप ही की सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने इल्जाम लगाया। और इससे मैं समझता हूं कि गिरी हुई बात, नीच बात क्या होगी कि एक राज्य का, प्रदेश का मुखिया अपने निजी कार्यक्रम में, अपने बेटे की सगाई में लोगों का पैसा इस्तेमाल करता है और फिर झूठ बोलता है। और ये आरोप कौन लगा रहा है? जरा गौर तो कीजिए इस बात पर। और रही बात मैडम जो आप सवाल पूछ रही हैं, मैं पूरी ईमानदारी से आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर एकाएक एक ट्रम्प मिला, एकाएक बहुत बड़ा अप्रोच मिला लोगों के बीच, तो एक विधायक से 11 तक ये पहुंचे भूमि आंदोलन के दौरान, और तदोपरांत तथा कथित वो मोदी लहर पर सवार होकर 11 से 25 बने। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो 25 महानुभव, महापुरुष हमारे लोगों ने जितवाकर इस प्रदेश की विधानसभा में भेजे थे, आज यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, उनमें से 90% लोगों को दोबारा से टिकट नहीं देना चाहती है, मैंडेट नहीं देना चाहती है। कारण साफ है, क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया, जन अपेक्षाओं का गला रेता, लोगों की अपेक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। और आज स्थिति यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतने दावे से ये कहती है कि वो जनमानस के बीच है, जनता में उसका बहुत ग्रास रूट लेवल पर बहुत बढ़िया होमवर्क है, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि विगत 10 सालों से आपने विधानसभा चुनाव जो है उनको टाला क्यों? क्यों आपने पंचायती नुमाइंदों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायती चुनाव नहीं करवाए? क्यों आपने निगम परिषद और नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद उन चुनाव को रद्द कर दिया? आज स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर जनप्रतिनिधि जो है वो कहीं किसी भी स्तर पर आपको नहीं दिखेगा, सिवाय अभी हाल जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये भी कह दूं कि इस देश की एक बड़ी सामाजिक संस्था जो वोट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जानी जाती है, उसने तो खुला आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि 79 सीट्स जो है इस पार्टी ने इस देश के अंदर जो है वो धोखे से जीती हैं। तो इतने बड़े इल्जाम। ठीक है जगदीप जी, इसका जवाब ताहिर साहब से ही ले लेते हैं। ताहिर साहब, क्या लगता है आपको, क्या रुख आपका होगा? साथ ही ये चर्चा जिस तरह से